इस वीडियो में आपको क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, इनको आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A फिजिक्स। ऊपर जो क्वेश्चन है ये इंग्लिश में है, नीचे हिंदी में है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस। इसमें राइट आंसर है क्ले। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता? मिट्टी। डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, 1 किलोवाट इज इक्वल टू, 1 किलोवाट घंटा के समान होता है, किसके समान होता है? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 3, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, विद्युत धारा का SI मात्रक है, SI मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर, इसको हिंदी में भी एम्पियर ही लिखते हैं। क्वेश्चन 4, नेम द पार्ट ऑफ आई वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। मानव नेत्र के कौन से भाग पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। रेटिना, इसको बोलते हैं दृष्टिपटल, या फिर आप लिख सकते हैं दृष्टिपटल, या हिंदी में भी आप इसको रेटिना लिख सकते हैं। क्वेश्चन 5, ये आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला है वाइल लाइट डिस्पर्स्ड इनटू 7 कलर कंपोनेंट्स बाय ए प्रिज्म। तो पहली स्टेटमेंट सही। कारण है कि डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड डिफरेंट एंगल विद रिस्पेक्ट टू देयर इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू ए प्रिज्म, ये भी सही है। और ऊपर वाले की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें राइट आंसर है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नीचे हिंदी में, कभी कभी बारिश के मौसम में आसमान में इंद्रधनुष तभी दिखाई देता है जब पर्यवेक्षक की पीठ सूर्य की ओर होती है। सही। पानी की बूंद में आंतरिक परावर्तन के कारण फैला होता है और अंतिम किरणें पीछे की ओर हो जाती हैं, ये भी सही है और एक सी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन 9, डिस्पर्जन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का विक्षेपण और स्पेक्ट्रम यानी कि वर्णक्रम। पहला है डिस्पर्जन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का विक्षेपण। द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर ऑफ पासिंग थ्रू ए प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यानी प्रकाश यानी कि प्रिज्म में से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। दूसरा स्पेक्ट्रम यानी कि वर्णक्रम। ए बैंड ऑफ 7 कलर ऑब्टेन्ड आफ्टर डिस्पर्जन ऑफ ए व्हाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। यानी कि प्रिज्म में से गुजरने पर श्वेत प्रकाश के विक्षेपण द्वारा प्राप्त 7 रंगों की पट्टी वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाती है। क्वेश्चन 7, वाई आर कोइंस ऑफ इलेक्ट्रिक कोइल्स, यहाँ पे आएगा कोइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ अलॉय रेदर देन प्योर मेटल। तो इसका पहला कारण है कि रेसिस्टिविटी ऑफ ए एलॉय इज हायर देन ए प्योर मेटल। सेकंड है एलॉय डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज यानी कि बर्नट इजीली व्हेन एट हाई टेम्परेचर। अब नीचे इसी को यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में, विद्युत टोस्टरों और विद्युत स्त्रियों के तापन वे शुद्ध धातु के न बनकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका कारण है मिश्र धातु की प्रतिरोधकता शुद्ध धातु से अधिक होती है। उच्च ताप पर भी मिश्र धातु का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता। और तीसरा पॉइंट जो होता है ना कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज आल्सो हाई, मिश्र धातु का गलनांक भी अधिक होता है। इसी के और में एक और क्वेश्चन है, ऊपर इंग्लिश में है नीचे हिंदी में है। इलेक्ट्रिक यहाँ पे करंट दिया हुआ है, वोल्टेज दी, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, आपको पावर बतानी है और एनर्जी बतानी है, टाइम है 2 घंटे। तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा पावर इज इक्वल टू V × I, यानी कि 220 × 5 ये आएगा 1100 वोट। अब एनर्जी का फॉर्मूला होता है P × T, पावर 1100, टाइम जो है ये है 2 घंटे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2200 वाट आवर, या अगर किलोवाट में बदलना है तो 2.2 किलोवाट आवर, क्योंकि 1000 से डिवाइड करेंगे इसको। क्वेश्चन 8, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर? इट्स लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड। यदि चालक की तार की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तार की जब लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध जो है रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, लेकिन जो प्रतिरोधकता है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रेसिस्टिविटी पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखना, प्रतिरोध बढ़ जाएगा लेकिन जो प्रतिरोधकता है वो सेम रहेगी। सेकंड है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा?
तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से जो प्रतिरोधकता है वो कम हो जाएगी, डाउन आएगी, यानी कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। लेकिन जो आपका प्रतिरोधकता है ये निर्भर नहीं करती है इसके ऊपर, तो ये सेम रहेगी, यानी कि प्रतिरोधकता सेम रहेगी। क्वेश्चन 9, आपको दो फैक्टर बताने हैं। किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल किन दो कारकों पर निर्भर करता है। ऊपर इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है विद्युत धारा की प्रबलता पर, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा डिपेंड करता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पे, चुंबकीय क्षेत्र पर। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये प्रूव करना है, ऊपर इंग्लिश में दिया हुआ है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक यहाँ पे क्वेश्चन और रह गया भाई, क्वेश्चन बी पार्ट है। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, किसे कहते हैं, इसके लाभ लिखिए। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, यह शीशा या टिन की मिश्र धातु का तार है जिसका गलनांक कम होता है और फ्यूज परिपथ की लघुपन और अति भार में रक्षा करता है। फ्यूज को चीनी मिट्टी या प्लास्टिक के खोल में रखते हैं जिसे फ्यूज कैरियर कहते हैं। यानी कि इट इज ए स्मॉल वायर ऑफ एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन whose melting point is low. An electric fuse protects the circuit from overloading and short circuiting. A electric fuse is kept in a mesh of or plastic cell which is called fuse carrier. और इसके लाभ क्या हैं, तो विद्युत यंत्र खराब होने से बचाता है और परिपथ में अतिभारण का पता लगाता है और लघु पतन से बचाव कर सकता है। यानी कि प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक अप्लायंस फ्रॉम डैमेज, प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, ये इसमें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट 10 में रिफ्रैक्शन क्या होता है और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिखना है आपको। और इसी को हिंदी में अगर आप देखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम लिखिए। तो इसमें क्या होता है, हिंदी में मैं आपको बताता हूँ। प्रकाश का किरण का एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम से गुजरते हुए अपने पथ से विचलित होना प्रकाश अपवर्तन कहलाता है। इसके दो नियम होते हैं, इसमें आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। और इसमें जो साइन आई और साइन आर का जो रेशो होता है वो बराबर होता है, या स्थिरांक होता है, यानी कि कांस्टेंट, उसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर। इंग्लिश में अगर बात करें, इंग्लिश में होता है द डाइवर्जन ऑफ ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन इट्स पास इज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो है सभी एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। और साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है, जिसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं। इसमें सेकंड है, कौन सा मिरर यूज़ करते हैं गाड़ियों के जो साइड मिरर होते हैं, रियर मिरर, जिससे हम पीछे की तरफ देखते हैं, तो उसमें यूज़ किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स को अगर बात करें हिंदी में, तो इस हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यूज़ करते हैं, यानी कि हम वाहनों के पास से दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण यूज़ करते हैं, उत्तल दर्पण। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जो घर में होता है, अपने घर में जो शीशा होता है, शेविंग करने के लिए जो शीशा होता है, दाढ़ी जिससे बनाते हैं लोग, वो कौन सा शीशा होता है, कौन सा मिरर होता है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। प्लेन होता है, कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है, बाई कॉनकेव, कन्वेक्स, जो भी है कमेंट में इसका आंसर बताएं। इसी में अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, और में अब यहाँ पे फोकल लेंथ की जो दूरी है वो दे रखी है, और बीम को लेंस से कितनी दूर रखा जाए कि उसका बीम लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो ये सोल्व करना आपको। तो इसमें ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो v की वैल्यू है -10 सेंटीमीटर, जो f है फोकल लेंथ ये है -15 सेंटीमीटर, u आपको बताना है। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे 1/v - 1/u = 1/f। सभी वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद u की वैल्यू आएगी -30। अब इसकी मैग्नीफाइंग पावर बतानी है आपको। तो मैग्नीफाइंग पावर जो है v/u, -10 को डिवाइड करेंगे -30 से, यह आएगा 0.33। मैग्नीफाइंग पावर आएगी 0.33। नेक्स्ट है, इसमें दर्पण का फॉर्मूला लिखना है। इसमें जो दर्पण का फॉर्मूला है ये आप लिख सकते हैं, वो मैंने अभी आपको बता दिया। 1/v - 1/u = 1/f। आगे है भाग बी, केमिस्ट्री। क्वेश्चन 11, नेम द सब्सटेंस विच ब्लीचिंग पाउडर व्हेन रिएक्ट द क्लोरीन। यानी कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके
विरंजक चूर्ण बनाता है उसको बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। ऑप्शन बी राइट है, यानी कि भुजा हुआ चूना। ऑप्शन बी राइट होगा, इसका फॉर्मूला है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताएंगे। वॉशिंग सोडा, कमेंट सेक्शन में वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। आप अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट है एंटासिड, यानी कि एटिसिड, एंटासिड। ऑप्शन सी राइट है इसमें। क्वेश्चन 13, डैश मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एक धातु जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होती है, यह सिल्वर, हिंदी में चांदी। शॉर्टकट में इसको एजी लिखते हैं। अलॉय क्या है, मिश्र धातु क्या है। ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए मेटल विद अनदर मेटल और ए नॉन मेटल आर कॉल्ड अलॉय। एग्जाम्पल ब्रोंज, यानी कि किसी धातु का किसी अन्य धातु या धातु के साथ समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है कांसा और पीतल। क्वेश्चन 15, ये आपका अभिकथन कारण आधारित प्रश्न है। असर्शन है कि व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न इनटू ग्रे इन सनलाइट। ट्रू। रीजन है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेक प्लेस टू फॉर्म ए सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। ये भी ट्रू है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूरज की रोशनी में ग्रे हो जाता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का अपघटन सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस में बनाने के लिए होता है। ये भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर की ए की सही व्याख्या है। 16, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। आंसर, मैग्नीशियम इज ए रिएक्टिव मेटल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इट्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑफ गैस ऑफ एयर and form a white colored layer of magnesium oxide on its surface. This layer prevent the burning of magnesium. यानी कि मैग्नीशियम का एक क्रियाशील धातु है, वायु के संपर्क में आकर यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम क्लोराइड की परत बना लेती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में रुकावट उत्पन्न करती है। 17, ऊपर इंग्लिश में नीचे हिंदी में। HCl और HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते। इसका आंसर है कि HCl और HNO3 आदि जल में घुलनशील H+ आयन देते हैं, अतः ये जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। यानी कि HCl एंड HNO3 गिव H+ ion when dissolved in water, so they show acidic character in aqueous solution. But alcohol and glucose do not ionize in aqueous solution and do not produce H+ ion, so they do not show acidic character. जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जलीय विलयन में आयनीकरण नहीं करते और H+ आयन उत्पन्न नहीं करते, इसलिए अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते। 18, हाउ डू मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। धातुएं जल के साथ किस प्रकार क्रिया करती है, समझाइए। तो धातु जो होती है यानी कि मेटल प्लस में H2O जब रिएक्शन करती हैं तो यहाँ पे बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड, या फिर आप बोल सकते हैं हाइड्रोक्साइड और या ऑक्साइड, और प्लस में H2 गैस, ये आएगा। नेक्स्ट है 19 का, इलस्ट्रेट द फॉलोइंग टर्म इन द रिलेशन ऑफ मेटल। अब यहाँ पे आपको डक्टिलिटी यानी कि तन्यता बतानी है, क्या है। तो इसका आंसर है डक्टिलिटी। इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल ड्यू टू विच इट कैन ड्रोन इनटू थिन वायर। एग्जाम्पल सिल्वर, यानी कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसको खींचकर तार बनाया जा सकता है, उदाहरण के लिए सोना। सेकंड है कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव एंड हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू नेक्स्ट इन मेटल। यानी कि धातुएं ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती हैं क्योंकि इनके अंदर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरणों के द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हो सकता है। नेक्स्ट है सोनोरस यानी कि ध्वनिक। मेटल आर
सोनोरस बिकॉज वेहन दे स्ट्राइक विद हार्ड मेटल दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, यानी कि धातुएं जब किसी कठोर तल से टकराती हैं तो घंटी की तरह आवाज उत्पन्न करती हैं। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन है, कार्बोनेट अयस्क में जिंक धातु के निष्कर्षण को रासायनिक समीकरणों से स्पष्ट करना है आपको। मेरी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। 20 का ऊपर इंग्लिश में नीचे हिंदी में कि एथेनॉल में एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसका आपको बताना है और अभिक्रिया भी लिखनी है। दूसरा है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। ये आपको एक्सप्लेन करना है समजाति क्या है। आप मेरी वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन का आपको जो है यहाँ पे संरचना बनानी है, H2S की, प्रोपेनॉन की। कार्बन एवं यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। नेक्स्ट है सेक्शन सी, बायोलॉजी। क्वेश्चन 21, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम डैश रे। ओजोन परत पृथ्वी को किन किरणों से बचाती है। अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी रेज, पैराबैंगनी किरणें। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग। निम्न में से कौन सा मादा जनन अंग का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर है वैस डेफेंस यानी कि शुक्रवाहिका। 23, ऑटोट्रोप्स टेक एनर्जी ऑब्टेन्ड इन सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू डैश एनर्जी। स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके डैश ऊर्जा में बदलते हैं। तो एक केमिकल एनर्जी में बदलते हैं। केमिकल यानी कि रासायनिक, ये रासायनिक ऊर्जा में इसको कन्वर्ट करते हैं। 24, नेम द हार्मोन विच कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। इसका नाम है इंसुलिन, हिंदी में भी इसको इंसुलिन लिखते हैं। 25, इसमें असर्शन है कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस। ट्रू। रीजन है कि एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें आंसर आएगा ए, असर्शन और रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे पावर हाउस ऑफ सेल। पावर ऑफ सेल यानी कि सेल का बिजली घर किसे कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। अभिकथन है कि विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सही है। कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में प्राप्त होती है, भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। 26, व्हाट हैपन एट साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स, यानी कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य अंतर्गर्थन यानी कि सिनेप्स में क्या होता है। तो इसका आंसर है दो न्यूरॉन के मध्य कार्यात्मक रिक्त स्थान को अंतर्ग्रंथन कहते हैं। इस रिक्त स्थान में एक रसायन पदार्थ होता है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। इस रसायन में से सूचना रासायनिक संकेत के रूप में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में स्थानांतरित होती है। यदि न्यूरॉन एक दूसरे से भौतिक संपर्क में हो तो सूचना केवल विद्युत संकेत के रूप में गति करती है। इंग्लिश में द फंक्शनल जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स। ए केमिकल इज फिटेड इन द गैप विच इज कॉल्ड neurotransmitter. The information या message is transmitted in the form of chemical signal through this chemical. If two neurons are in the direct physical contact, then the impulse या फिर information travel only in the form of electric signal. 27. What are unisexual and bisexual flowers and give example. एक लैंगिक और द्विलैंगिक पुष्प क्या है, उदाहरण दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं यूनिसेक्सुअल यानी कि एक लिंगी। वे पुष्प जिनमें नर एवं मादा में से किसी एक के जनन अंग होते हैं, अर्थात पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर होते हैं। उदाहरण के लिए पपीता। दोज फ्लावर्स विच बियर ओनली वन सेक्स ऑर्गन और मेल और फीमेल, दैट इज, इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो एग्जाम्पल के लिए पपाया या वाटरमेलन। दूसरा है बाइसेक्सुअल, द्विलिंगिक। दोज फ्लावर्स विच बियर बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल। एग्जाम्पल टोमेटो, पी। यानी कि वे पुष्प जिनमें नर और मादा दोनों के जनन अंग होते हैं उन्हें द्विलैंगिक कहते हैं। उदाहरण के लिए टमाटर, मटर।
नेक्स्ट 28, what are the different method of contraception, what are the importance of the sexual health। विभिन्न गर्भ निरोधक युक्तियाँ कौन सी है, जन्म स्वास्थ्य में इसका क्या महत्व है। तो इसके लिए अलग अलग मेथड हैं, जैसे कि मैकेनिकल यानी कि फिजिकल बैरियर, केमिकल मेथड और सर्जिकल मेथड। इसके अलावा इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यानी कि रोधिका रासायनिक विधि, शल्यक्रिया और अंतरा गर्भाशय गर्भ निरोधक यंत्र। 29, ये पढ़ लीजिए, मेरी वेबसाइट पे आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। इसी के ओर में है कि अनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए, इसकी कार्यविधि किस प्रकार की होती है। नेक्स्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको डायग्राम बनाना है। नेसेसरी कंडीशन कौन सी है, ऑटोट्रोपिक सॉल्यूशन। बाकी ऊपर वाला जो एरोबिक और एनारोबिक के बीच में जो आपको डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट है वायवीय और अवायवीय सेंसर के बीच अंतर, भोजन के पाचन लार की क्या भूमिका है, मानव तंत्र का नामांकित चित्र और स्वयं पोषी के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। स्वयं पोषी के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं। तो जो ये डायग्राम है आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर बात करें स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक शर्तें, तो इसमें कोशिकाओं में क्लोरोफिल की उपस्थिति, हरे पौधे अथवा पादप कोशिकाओं में जल की आपूर्ति, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति होनी चाहिए। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। वीडियो के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो कमेंट सेक्शन में उसका आंसर ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।